नमस्कार। आज साइंस क्लास 9 का पार्ट 2 में अध्याय 3 का परमाणु एवं अणु का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य मतलब पदार्थ को विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे हैं तथा जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। तो वैज्ञानिक आतवा एल इलाइजी ने रासायनिक संयोजक के दो महत्वपूर्ण नियमों को संस्थापित किया जिसमें रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। ठीक है, रासायनिक संयोजक के नियम लवाइजिए एवं जोजफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला है, जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए, एक यक्ष के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। ठीक है, स्थिर अनुपात एवं नियम लियाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 mg जल का अपघटन करे तो सदैव 1g हाइड्रोजन तथा 8g हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरणों से स्थित अनुपात के नियम की व्याख्या होती है जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। जैसे देखिए, जॉन डाल्टन का जन्म जो है 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। ठीक है, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु बहुत छोटे छोटे हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं ये भी छोटे छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बनाई जाएगी। ठीक है, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व की परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा
हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका है सिलिकॉन की सतह की प्रतिबिंब। ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? तो डाल्टन से ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है। ठीक है, और उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व को एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्ज़िलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित करता है, जैसे हाइड्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर और पारा डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। ठीक है, प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण, कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण के लिए स्वर्ण मतलब गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, IUPAC, जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए हाइड्रोजन H, एल्युमिनियम L, कोबाल्ट CO। ठीक है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे क्लोरीन Cl, जिंक Zn। ठीक है, अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। पदार्थ लौह मतलब आयरन का प्रतीक Fe, जो उसके लैटिन नाम थेरम में व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्वारा द्रव्यमान को ज्ञात किया गया है। ठीक है, कुछ तत्व के प्रतीक हैं, जैसे तत्व प्रतीक हैं एल्युमिनियम का Al हो गया, आर्गन का Ar, बेरियम का Br, बोरान का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO। ठीक है, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, स्वर्ण गोल्ड का मतलब Au, हाइड्रोजन का H,
आयोडीन का आई, आयरन का Fe, सीसा का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियान का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी मतलब सिल्वर Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn। ठीक है, ये कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद रखने या करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एक बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3G कार्बन 4G ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुण अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ठीक है, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को नामक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन के 1 होता, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ये क्या है? ये परमाणु के द्रव्यमान है तत्वों के। ठीक है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पूजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अणु क्या है? साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उच्च सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहे। ठीक है, तत्व के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरक्षित होते हैं, जैसे आर्गन Ar, हीलियम He इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसे नहीं होता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु
अणु मतलब O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन 3 O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणु की संख्या को उस अणु के परमाणु कता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके परमाणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। ठीक है, कुछ तत्वों के परमाणु पूर्णता है। ठीक है, जैसे देखिए तत्वों के प्रकार, नाम, परमाणु कता। ठीक, अधातु मतलब आर्गन एक परमाणु है, हीलियम एक परमाणु है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु, हाइड्रोजन द्विपरमाणु, नाइट्रोजन द्विपरमाणु, क्लोरीन ये भी द्विपरमाणु, फास्फोरस चतुर्परमाणु, सल्फर बहुपरमाणु। अधातु सोडियम एक परमाणु, आयरन एक परमाणु, एल्युमिनियम एक परमाणु, कॉपर एक परमाणु। ठीक है, यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, कुछ यौगिक के अणु हैं जैसे यौगिक संयुक्त तत्व, द्रव्यमान और अनुपात, जिसे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें संयुक्त तत्व में क्या है तो कार्बन ऑक्सीजन है और अनुपात में 1.8, 14.3 और 3.8। ठीक है, आयन क्या होता है? धातु व धातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह, एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ठीक है, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धन आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन मतलब Na तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। ठीक है, कुछ आयनिक यौगिक मतलब आयनिक यौगिक संघटक तत्व और द्रव्यमान अनुपात, जैसे कैल्शियम एवं ऑक्साइड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम, सल्फाइड सल्फर, सोडियम की सोडियम हो जाए, क्लोराइड का एवं क्लोरीन। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना मतलब किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सफलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। ठीक है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ सामान्य सरल और बहु परमाणु आयन है। ठीक है, उसके बाद आपका जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयन सल्फाइड
मतलब Fe कॉपर ऑक्साइड Cu इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातु है तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा इन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। ठीक है। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान, ठीक है, इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगला चैप्टर है आपका 4 परमाणु की संरचना। ठीक है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने की कई वैज्ञानिक ने योगदान दिया है। ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़े चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके अणुओं के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक उपयोगों के आधार पर समझाया गया है। ठीक है। 19वीं शताब्दी की तरह यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक परमाणु कण इलेक्ट्रॉन लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ईस्ट गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विवरण की खोज की, जिसे उन्होंने कर्नाल रे का नाम दिया। किरणों धनावेशित विकिरण भी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज की थी। ठीक है। आगे ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटीन या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत होता है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। ठीक है। परमाणु की संरचना। ठीक है। परमाणु की संरचना, जिसके अनुसार परमाणु विभाज्य और अविनाश था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। ठीक है। टॉमसन ने वास्तविक किया था, मतलब परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उससे धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की संख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परमाणुओं की इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है।
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, ये क्या है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने की इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया था। ठीक है। ई रदरफोर्ड 1871 से 1937 का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग गांव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु निकाले हैं। ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या है? वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो जाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का वितरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु हथियार होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। ठीक है। बोर का परमाणुविक मॉडल क्या है? तो रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में किया है। ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो आण्विक और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम प्रोटॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं की नाभिक में होते हैं। सामान्यतः नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं? परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिससे बोरी-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है बोर-बेरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु एवं बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। ये देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों 8 से भरे होते हैं, रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, और दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति का संयोजकता शून्य होता है। ठीक है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी तरह संयोजकता एवं अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। यह है आपके विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजक है। ठीक है। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, मतलब परमाणु संख्या क्या है? हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होता है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु के
और परमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। समस्थानिक प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन परमाणु को ले। ठीक है। समभारिक क्या है? तो समभारिक तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या विभिन्न भिन्न ये दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। ठीक है। अगला चैप्टर है तो जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है। कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। यह सेल का लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ठीक है। सजीव किससे बनते हैं? ठीक है। जैसे देखिए स्पिलर से ढक दो कवर। स्पिलर को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए। अपने अध्यापक से सहायता ले हमने प्याज की झिल्ली की अस्थाई स्लाइड बनाई है। अब ये हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। एक क्या है तो ये है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। जैसे जो ये रजिस्टर देखिए नेत्र का लेंस हो गया, प्रारंभिक समायोजन, उसके बाद सूक्ष्म समायोजन, अभिदृश्यक लेंस हो गया, मंच बैठने की जो है, घुड़ी पेंच हो गया, उसके बाद सामग्री सूक्ष्म दर्शी स्लाइड स्लिप दे नालिका। ठीक है। दर्पण परावर्तक आधार हो गया। और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं क्या होती है? देखिए कोशिका ये हो गया, झिल्ली केंद्रक हो गया। ठीक है। बीच का जो हिस्सा है ये जो कोशिका है। ये संरचना क्या है? तो ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं। जैसे इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव कोशिका भी होते हैं। ठीक है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका।
यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण भी, जैसे फंजाई मतलब कवक, पादप तथा जंतु। हम कुछ और कोशिका जीवों के विषय में पता कर सकते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। ठीक है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ठीक है। और ल्यूवेनहक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। ठीक है। जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थिर तरल वैश्विक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। दो जीव वैज्ञानिक एम. एलिडन 1838 तथा टी. स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है बीएचओ 1855 में कोशिका सिद्धांत और आगे बढ़ा। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका है। ठीक है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हैं, जैसे कुछ चित्र भी हैं, जैसे वसा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिकाएं, चिकनी पीएचसी कोशिका, अंडाणु, अस्थि कोशिका, शुक्राणु। ठीक है। कुछ चित्र हैं कोशिकाएं की। कोशिका की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिका अमीबा है। ठीक है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? ठीक है। कोशिका के कारण ही एक कोशिका की जीवित रहते हैं और अपने सभी कार्य करती है। एक कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कई या कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके कार्य क्या है अथवा वे किसी जीव में पाई जाती है। ठीक है। कोशिका किससे बनती है? ठीक है। और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? तो यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, जैसे प्लेज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या है? ठीक है। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका
के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए गुणात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, ठीक है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली की आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं कि हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 तो एक कोशिकाएं अवशिष्ट हैं जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थिर CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। जैसे यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम हो तो जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्पसरादावी विलयन कहते हैं, ठीक है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया है। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थिर जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर की उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई है, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। एक कोश की लवड़ी जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं पराशर द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण पराशरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बन अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। कोशिका भित्ति क्या है? तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इसी घटना को जीवद्रव्य
संकुचन कहते हैं। हम इस घटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अल्प रासायन दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूल हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालता है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तित माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकता है। केंद्रक है, आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? ठीक है, कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। ठीक है, और कोशिकाओं को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रॉनिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग करते हैं। हम प्याज की कोशिकाओं को देखा है, केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्र के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर जा पाता है। जैसे हो गया आपका झिल्ली, इसमें केंद्रक, इसके अंदर जो है कोशिका केंद्र के बाहर जो पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म है डीएनए का, याद करना पूछ लेता है कभी कभी। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियाकलाप खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं होती है उसमें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल की पिंड होता है। जब कभी कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। ठीक है, कुछ जीवों में कोशिका जनन केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकी क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है इन्हें प्रोकैरियोट, प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोट, कैरियोन केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या है? तो जब अपने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड देखा तब देखिए कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली राइबोसोम हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। ठीक है, और कोशिका द्रव्य क्या है?
तो कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें बहुत सी विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंग कहते हैं। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन नहीं कर लेते हैं। ठीक है। कोशिका अंगक ये क्या है? तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि इसमें स्थिर पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिकी जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं को भी उपापचयी प्रक्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है। अलग अलग रखने के लिए कोशिकाओं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं मतलब अंगक का उपयोग करती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रव्यीय जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लेडिस्ट कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे कि यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। ठीक है। अंतर्द्रव्यीय जालिका मतलब ER ये क्या है? तो अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलोपुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतर्द्रव्यीय और दूसरा जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्यीय। ठीक है। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ठीक है। अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकी क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवतः जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देती है परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है। ये जंतु कोशिका है। ये जो है आपका केंद्रक हो गया, ये केंद्रीय झिल्ली हो गई। ठीक है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहाँ पर है? तो ये वाला है, देखिए। गाल्जी उपकरण कहाँ है? ये गाल्जी उपकरण है। ये वाला जो है प्लाज्मा झिल्ली हो, और ये जो हिस्सा कारक केंद्र हो गया, ये वाला लाइसोसोम, राइबोसोम, ये वाला हिस्सा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। खुदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका है आपका, और कोशिकांग ये है आपका। ठीक है। ये फिगर था। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य की
विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, ठीक है। गाल्जी उपकरण क्या है? तो कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है, ठीक है। पादप कोशिका, इसी आपका हो गया कोशिका द्रव्य। उसके बाद हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, गाल्जी उपकरण, ये आपका केंद्रक, हरित लवण थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हुए, कुदरती अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, चिकनी द्रव्य जालिका, ठीक है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुडिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्यतः शक्कर से जटिल अशक्कर बनती है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूट-फूट भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चलते जाते हैं जो उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों की सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। कैमिलो गाल्जी का जन्म दिवस 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पविवा विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविवा के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने इबिया पेग्रोसो के एक दीर्घकालिक रोग अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना दिया था, ठीक है। 1906 में उन्हें सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को रोक करने के लिए
माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। ठीक है। प्लेडिस्ट का है प्लेडिस्ट ये प्लेडिस्ट केवल पदार्थ कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेडिस्ट दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट मतलब श्वेत तथा रंगहीन प्लेडिस्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्ण भी है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लेडिस्ट बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेडिस्ट में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ठीक है। रसधानियां रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिकाओं के आयतन का 50 से 90% तक होता है। ठीक है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और कोशिकाओं की स्थिति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बन अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिका जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में अनेक द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ कोशिकाओं जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंग को भी विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अंततः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियाकलाप इकाई भी है। कोशिका विभाजन जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि होती है, विभाजित होती है और उसी सूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है। देखिए जैसे समसूत्री विभाजन, संतति कोशिकाएं हैं, गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र और एक जो है आपका मात्र कोशिका होता है। प्रत्येक कोशिका जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एक ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्म बनाती है जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है।
जिसे अर्धसूत्र कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रक द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनाती है। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, जैसे देखिए अर्धसूत्र विभाजन सेकंड, ठीक, इसके बाद अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट हो गया, ये मात्र कोशिकाएं होगी। कुछ सार है इसके चैप्टर का। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण को नियमित करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिकाओं भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प पराशरणदाबी घोल मतलब माध्यम में बना जीवित रहने देती है। यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं में निर्देशित करता है। अंतर कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। ठीक है, तो दोस्तों अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट तथा प्राथमिक कार्य संचयन करता है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की स्थिति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। इनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होती है। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाओं में विभाजित होता है। ठीक है, तो अगला चैप्टर है उत्तक। ठीक है, सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिका फैली और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहकी होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है और शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह की कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है। ठीक है, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बनी होती हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, ये गति नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः इनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृतक कोशिकाओं के बने होते हैं।
दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और विभिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसी नहीं होती है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते हैं। ठीक है। जंतु में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है। अंततः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया को संरचनात्मक संगठन एक और पौधों की गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। पौधों में वृद्धि, जैसे देखिए प्याज की मूल वृद्धि है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाजित भी कहा जाता है। विभाज्योतक किस प्रकार में स्थित है? विभाज्योतक की स्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्ष स्थल, कैम्बियम, पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बढ़ती है, परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए ये आपका किसी पौधे में विभाज्योतक की स्थिति क्या है? तो पार्श्व विभाज्योतक, दूसरा अंतर्विष्ट, तीसरा है शीर्षक। ठीक है। प्रारोह के शीर्षक स्थल विभाज्योतक जड़ों की एक तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। ठीक है। जैसे ये आपको देखिए, ये आपका तने का सेल्सम काट, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कंट्रोट्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, मज्जा किरण, ये जाइलम है। ठीक है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक कुछ पौधे में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? कोशिकाओं पर आधारित अध्ययन में उल्लेखित रसधानियों के कारणों का संज्ञान ले सकते हैं। अस्थायी ऊतक, विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? यह एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खोज देती है। ठीक है। आगे है सरल अस्थायी ऊतक। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेकन्ड्रिमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल
अस्थायी ऊतक हैं। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। जीवित कोशिकाएं हैं, ये प्रायः इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका है अंतःकोशिकीय स्थान है। ठीक है, देखिए ये वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद कोशिका भित्ति हो गया, ये रसधानी। ठीक, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है आपका होगा केंद्रक। भित्ति मोटाई जो है ये वाला मोटाई हो गया। ठीक है, और ये सरल छिद्र युग्मक है। देखिए जो ये वाला हिस्सा इसी से बना है, इस सरल छिद्र युग्मक हो गया। ये आपका संकीर्ण ल्यूमेन लिमिट मोटी भित्ति हो गई। ठीक है, कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थिति में इस ऊतकों को क्लोरोकाइमा हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। पौधे के विभिन्न भागों में पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे परवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। एक अन्य प्रकार के ऊतक स्क्लेरोकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशोयुक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरोकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। ये लंबी और पतली होती है, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्न के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। ठीक है, यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की कोशिकाओं शिराओं में तथा बीजों की और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों में मजबूत प्रदान करता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका है कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं। ठीक है, देखिए आपका है रच्छी कोशिकाएं। ठीक है, एपिडर्मिस कोशिकाएं है, रच्छी कोशिका स्टोमेटा। ठीक है, वह कोशिका सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाली पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। ठीक है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है, अंततः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। ठीक है, पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है,
जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाओं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः इनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभोजोतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन झालों की कोशिकाएं मृत होती है। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबरीन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर छाल कोशिकाएं हैं, फटी हुई एपिडर्मिस, ये देखिए फटा हुआ है। ठीक है, ये रक्षिक ऊतक है। जटिल अस्थायी ऊतक क्या है? तो आपका ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतक उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनकी स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। ठीक है, जाइलम ट्रैकिड मतलब वाहिका जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है, फाइबर रेशों से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेंकाइमा भोजन का संग्रह करता है कि जाइलम फाइबर रेश मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम, पैरेंकाइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपका छिद्र हो गया, ये आपका ट्रैकिड, ठीक है, उसके बाद छिद्र वाहिका हो गया, ये जाइलम पैरेंकाइमा का है तो कोशिका द्रव्य हो गया एक केंद्रक। फ्लोएम सेक्शन जैसे साथी कोशिका, उसके बाद फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गया, एक चालनी नालिका हो गया। ठीक है, और चालनी प्लेट, ये जटिल ऊतकों के प्रकार है। ठीक है, जैसे जंतु ऊतक, तो जंतु ऊतक का मतलब जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अमाशय हो गया आपका। ठीक है, और पेशी रेशों का है, जैसे देखिए कोशिका हो गया, चिकने पेशी रेशे ऊपर वाला जो हिस्सा, अब केंद्रक बीच में है। ठीक, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए संकेत देता है कि जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर
के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर संयुक्त तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। इनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। पेशी ऊतक का। एपिथीलियमी ऊतक क्या है? तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक है। एपिथीलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को बढ़ते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्र को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोधक का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपका, वृक्क की नली आदि सभी एपिथीलियम ऊतक से बनी होती है। ठीक है। एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और एक अनुरत परत का निर्माण होता है। जैसे देखिए आप, ये सल्की है। ठीक है। ये घनाकार एक और एक स्तंभाकार अच्छा भी है। ठीक है। और ये आपका अस्तरित सल्की है। इन परतों के बीच एक परत है। ठीक है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। अस्फुटता, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर आवश्यक गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियम कोशिकाओं के बीच पारंपरिकता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथीलियमी ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको सरल सल्की एपिथीलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। जहाँ अवशोषण और साप्य होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर में, वहाँ लंबी एपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है। यह स्तंभाकार एपिथीलियमी अवरोधक को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतक में पक्षभाग होते हैं, जो कि एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। पक्षाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा के आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार एपिथीलियम को पक्षाभी स्तंभाकार एपिथीलियम कहते हैं। घनाकार एपिथीलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथीलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करता है, जो एपिथीलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। ठीक है। संयोजक ऊतक, ये क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजक ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? तो इसे संयोजी ऊतक कोशिकाओं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती है। यह आधात्री जैली की तरह तरल, सघन का कठोर हो सकती है।
अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य में रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त गैसों शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थों की शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका है कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक हो गया। न्यूट्रोफाइल, एसोसिनोफिल और सारछक्की बेसोफिल। ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं हो गई। उसके बाद हर्बस नालिका ये हो गया, फिर सूक्ष्म नालिका। इसके बाद ये जो हिस्सा है आपका लाल रक्त कणिकाएं हैं। काचाव आधात्री, ये उपास्थ युग मतलब कांडोसाइट। ठीक है, एडिपो मतलब वसा साइड। ठीक है, ये मोटी सूक्ष्म बिंदुक है, एक केंद्रक है। ये संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे संपोषी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, रेस कोरक, जालिका फाइबर, बृहद बच्छकाणु और काइलोजन फाइबर। ठीक है, अस्थि संयोजक ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं? अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक भिन्न अन्य संयोजक ऊतक जिसे स्नायु अस्थि या बंधानु तंतु कहते हैं, जिसे जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में आधात्र बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजक ऊतक कंडरा है जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, उपस्थिति मतलब एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिका के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जड़ों को चिकना बनाती है। उपस्थित नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं सोचिए। ठीक है, एरियोलस संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नालिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। ठीक है, पेशी ऊतक क्या है? पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसारण के कारण गति होता है। ठीक है, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतिविधियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियों या पेशियां चित्र अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकुला तुर्की रूपी होता है। ये एक केंद्रिकी होती है। इनको आरेख पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? तो हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एक संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियम मतलब हृदय पेशी कहा जाता है।
हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका है केंद्रक। ठीक है, ये धारियां हो गया, इसमें एक केंद्रक हो गया, तुरकु रूपी पेशियों कोशिकाएं हो गई। ठीक है, धारियां मतलब दो और केंद्रक यद। ठीक है, तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूलन प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होता है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क मेरुज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे पतले वालों जैसी शाखाएं निकलती है। ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा परिवर्धन होता है जिसको एक्साइन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्धन डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशों संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे कोशिका काय तंत्रिकाक्ष डेंड्राइट एक केंद्रक हो गया। ठीक है, तंत्रिका रेशों से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं की गति प्रदान करता है। ठीक है, कुछ इसके सार है, जैसे ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिका की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक मतलब पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभोजोतक तथा अस्थायी ऊतक। विभोजोतक मतलब मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभोजोतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को देख देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा मतलब काले काइमा तथा स्क्लेरोकाइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार। जाइलम फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार है। एपिथीलियमी पेशी संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को सल्की घनाकार स्तंभाकार रोमी तथा ग्रंथि श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार एरियोलस ऊतक एडिपोज मतलब वसामय ऊतक अस्थि कंडरा स्नायु उपस्थिति तथा रक्त रुधिर। पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित आरेखित और कार्डियक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचारित करता है। तो दोस्तों आज का यहीं पर एनसीईआरटी खत्म हो रहा है। अगले चैप्टर है जो 7 है। ठीक है, जीव में विविधता। अगले वीडियो में इसको पढ़ाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और जो आपको सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।